डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, जो आगे चल के मॉडिफाई हो जाएगा वर्टिबल कॉलम, स्पाइनल कोड और ब्रेन में। और फोर्थ हमने पढ़ा था पोस्ट एनल टेल के बारे में। अब एक क्लासिफिकेशन और बताया था आपको कि जो कोडेट्स हैं उनको हम प्रोटोकोडेट या फिर वर्टिब्रेट में क्लासिफाई करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा दैट वुड बी मेनली फोकस्ड अपॉन प्रोटोकोडेट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटोकोडेट्स। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट्स बच्चों वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर जो नोटोकोड है वो मॉडिफाई नहीं होती है वर्टिबल कॉलम में, और नोटोकोड एज इट इज रहती है। तो इन प्रोटोकोडेट्स नोटोकोड नोटोकोड डू नॉट एडवांस डू नॉट। अच्छा आप ना नोट्स वगैरह मत बनाना, मैं इन्हीं नोट्स के फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा। नोटोकोड डू नॉट एडवांस इन वर्टिब्रल कॉलम, इन वर्टिब्रल कॉलम। तो प्रोटोकोडेट्स में भी आपको दो सब फाइलम बताए थे मैंने। इन प्रोटोकोडेट्स देवर टोटल ऑफ टू सब फाइलम। एक सब फाइलम बताया था आपको यूरोकोडेटा और दूसरा सब फाइलम बताया था सिफेलोकोडेटा। तो इन प्रोटोकोडेट्स there would be two subphylum. One would be subphylum Urochordata and second would be subphylum Cephalocordata. Please give me thumb impression अगर विजिबिलिटी आ रही है और ऑडियो क्लियर है। अगर विजिबिलिटी क्लियर है एंड ऑडियो क्लियर है तो कीप गिविंग मी अ थंब इम्प्रेशन। राइट। अब आज का जो लेक्चर होगा बच्चों दैट वुड बी टोटली फोकस्ड अपॉन सबफाइलम यूरोकोडेटा। तो हम शुरू करेंगे अबाउट सबफाइलम यूरोकोडेटा। देखो जो यूरो वर्ड होता है उसका मतलब होता है टेल। द वर्ड यूरो स्टैंड फॉर टेल एंड कोडेटा का मतलब होता है नोटोकोड। तो सिंपली इन एनिमल्स में जो नोटोकोड होती है वो टेल में होती है। जो वर्ड यूरो है इट स्टैंड फॉर टेल एंड कोडेटा स्टैंड फॉर नोटोकोड। द वर्ड कोडेटा स्टैंड फॉर नोटोकोड। तो इट इज क्लियर फ्रॉम देयर नेम कि इनके पास जो नोटोकोड होगी, जो इनकी नोटोकोड होती है वो टेल रीजन में होती है। अच्छा यूरोकोडेट्स के कुछ और नाम भी होते हैं। यूरोकोडेट्स दे आल्सो known as also known as ट्यूनिकेट्स। ना पहला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उनको हम ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई दे आर नोन एज ट्यूनिकेट्स। देखो जो यूरोकोडेट एनिमल होता है वो एग्जांपल दिस इज यूरोकोडेट एनिमल एंड दैट इज द बॉडी ऑफ यूरोकोडेट। उनके बॉडी के चारों तरफ, नाउ अटेंशन प्लीज लिसन केयरफुली, उनके बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट का मतलब होता है अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। इनका जो बॉडी होगा वो एक बैग के अंदर होता है, से याद रखें। और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो बना होता है ट्यूनिसिन का। क्योंकि इनके बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इनके बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। अब ये जो ट्यूनिसिन होता है, ट्यूनिसिन क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू हियर व्हाट इज ए ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन पॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक मटेरियल है। ट्यूनिसिन इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। इट्स ए पॉलीसेकेराइड बैग, it's a polysaccharide covering or let's call that a polysaccharide bag। जो ट्यूनिसिन होता है वो एक पॉलीसेकेराइड की कवरिंग होती है। तो इनके बॉडी के चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। और ट्यूनिसिन होने की वजह से इन एनिमल को ट्यूनिकेट्स कहते हैं। तो आई कैन से दीज एनिमल आर हैविंग अ टेस्ट ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन काहे का बना होता है? पॉलीसेकेराइड का। अब जो प्लांट वगैरह हम पढ़ते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो भी पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और आपने पढ़ा है सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि यूरोकोर्डेट्स को क्यों ट्यूनिकेट्स कहते हैं। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि यूरोकोर्डेट का जो बॉडी होगा उसके ऊपर एक टेस्ट होता है जो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और उस पॉलीसेकेराइड को बोलते हैं ट्यूनिसिन, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। अभी जो पॉलीसेकेराइड होता है ये किसकी तरह होता है इन कंपोजिशन, इट इज लाइक सेलुलोज। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे अ सेलुलोज लाइक this fan is not working, huh? A cellulose like polysaccharide covering is there on their body. A cellulose like polysaccharide covering is there which we call ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन की प्रेजेंस की वजह से उनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो क्विक रिवीजन, यूरोकोर्डेटा जो होता है, यूरोकोर्डेटा होती है डेट इज प्रेजेंट इन टेल। इनका दूसरा नाम ट्यूनिकेट भी होता है। इनको आप ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज क्यों उनके बॉडी के ऊपर एक टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब कवरिंग, उनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है जो ट्यूनिकिन का बना है, और जो ट्यूनिसिन है दैट इज ए सेलुलोज लाइक पॉलीसेकेराइड कवरिंग। तो जितने भी एनिमल होंगे, जैसे जैसे आगे एनिमल पढ़ते जाएंगे, उनके बॉडी के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कवरिंग होता है, इस रीजन की वजह से उनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। अब मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ कि ये जो एनिमल्स हैं यूरोकोडेट, इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। जब भी हम कोई फाइलम शुरू करते हैं तो उसके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे कि भाई उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनका हैबिट कैसा होता है, जो लेवल बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो कोर डेटा में हमने कवर कर ही लिया। तो यहाँ पर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मेंशन नहीं करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। So let us start with general features. General features of यूरोकोडेट। जनरल फीचर्स ऑफ यूरोकोडेट्स। पहला जनरल फीचर याद रखेंगे बच्चों, ये जो एनिमल होते हैं दे आर ऑल मैराइन। जो पहला जनरल फीचर याद रखेंगे दैट इज दे ऑल दीज ऑल एनिमल्स आर फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, राइट। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इन एनिमल में मिलता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। पहले देखो, मेटा का मतलब होता है चेंज, और मॉर्फोसिस का मतलब होता है बॉडी फॉर्म। अब दो तरह के चेंज होते हैं बॉडी फॉर्म में। पहला चेंज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सुन लो फिर दूसरा पढ़ लेंगे। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि एक यंग वन के बॉडी के अंदर चेंजेस आए और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। यंग वन की बॉडी के अंदर चेंजेस आया, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। इस चेंज को बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। सो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? दे चेंज इन द यंग वन एंड आफ्टर दो चेंज, जस्ट अ मिनट, यस, यंग वन की बॉडी के अंदर चेंज होंगे और यंग वन जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बारे में मैंने आपको आर्थ्रोपोडा में भी बताया था, अगर याद हो। अब रेट्रोग्रेसिव क्या होता है? अगर एडवांस्ड यंग वन जो है उसके बॉडी के अंदर एडवांस करेक्टर है, अगर एडवांस तरीके का यंग वन चेंज होके एक प्रिमिटिव तरीके का एडल्ट बनाता है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये कुछ ऐसा है कि आप 10th में पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे, 10th में आपके बहुत मार्क्स आते थे, यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अब क्लास 11th में आते आते आपके मार्क्स कम आने शुरू हो गए, आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तो आपको कैसा चेंज हो रहा है? रेट्रोग्रेसिव। अगर इन केस जो प्रीमिटिव यंग वन है, अगर प्रीमिटिव यंग वन कन्वर्ट हो जाए इनटू एन एडवांस्ड एडल्ट, अगर ये कन्वर्ट हो जाए इनटू एन एडवांस्ड एडल्ट, इस मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं बेटा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर प्रीमिटिव यंग वन एडवांस एडल्ट में कन्वर्ट हो तो इस मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर एडवांस्ड यंग वन प्रीमिटिव एडल्ट में चेंज हो जाए तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
सर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हम क्यों कह रहे हैं ये सुन लो आप जरा। देखो इनको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसलिए बोला जाता है, इनका जो लार्वा होता है, इनका जो लार्वा होता है, लार्वल फॉर्म, उसके पास सारे के सारे एडल्ट कोडेट करेक्टर होते हैं। लार्वा के पास नोटोकोड भी होगी। इनका नाम है बच्चों यूरोकोडेटा। तो जो नोटोकोड होती है वो कहाँ होती है? नोटोकोड मस्ट बी प्रेजेंट इन, नोटोकोड इन टेल ऑफ लार्वा। नोटोकोड मस्ट बी प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा। सेकेंड इनका जो लार्वा होता है, सेकेंड इनका जो लार्वा होता है, उसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। थर्ड इनका जो लार्वा होता है, उसके पास डोर्सल होलो, डोर्सल होलो नर्व कोड होगी। और फोर्थ इनका जो लार्वा होता है, उसके पास एक पोस्ट एनल टेल भी होता है। लार्वा के पास एक पोस्ट एनल टेल भी होगा। तो जो लार्वल फॉर्म होता है, उसके पास चारों करेक्टर हैं। उसके पास नोटोकोड भी है, उसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट भी है, उसके पास होलो नर्व कोड भी है, और उसके पास पोस्ट एनल टेल भी है। जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है, जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है, तो एडल्ट के पास क्या होगा? एडल्ट के पास देयर इज नॉट एनी नोटोकोड, देयर इज नो नोटोकोड। पहला करेक्टर याद रखेंगे कि यूरोकोडेटा के एडल्ट के पास नोटोकोड नहीं होती है। नोटोकोड ना होने के बाद भी उनको हमने क्यों कोडेटा में रखा है? दे आर नॉट हैविंग एनी नोटोकोड, स्टिल दे आर क्लासिफाइड एज कोडेट। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज उनके लार्वा के पास नोटोकोड होती है। द रीजन इज उनके लार्वा के पास नोटोकोड होती है। एडल्ट के पास तो नोटोकोड पूरी की पूरी डीजनरेट हो जाएगी बच्चे। उनकी जो नोटोकोड है दैट हैज बीन टोटली डीजनरेटेड। फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीजीएस, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू ए गैंग्लियन। गैंग्लियन हमने वर्ड पढ़ा था, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल। तो एडल्ट के पास ना तो नोटोकोड होती है, ना नर्व कोड होती है। ये करेक्टर खत्म, ये करेक्टर खत्म। अगर एडल्ट, अच्छा एक और चीज सुनो, देयर इज नो पोस्ट एनल टेल, देयर इज नो पोस्ट एनल टेल। जो एडल्ट है उसके पास ना तो पोस्ट एनल टेल बचा, ना उसके लार्वा के पास नोटोकोड बचा, एडल्ट के पास नोटोकोड नहीं है, ना नर्व कोड बचा। अकेला करेक्टर यूरोकोडेट के एडल्ट में, अकेला करेक्टर जो कोडेट वाला होता है दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट। जो अकेला करेक्टर उनके पास बच जाता है दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट। बाकी सारे के सारे करेक्टर डेट हो जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि एडल्ट यूरोकोडेट में कोडेट वाले कौन से करेक्टर होते हैं? तो आप उसका आंसर याद रखेंगे, आंसर इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इज दैट क्लियर? फिर से वापस आते हैं पॉइंट पर। लेट अस क्लियर दिस पॉइंट हियर। उनका जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मैंने बताया आपको, उनका मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों होता है? क्योंकि एक एडवांस्ड यंग वन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रीमेटिव एडल्ट के अंदर। एक एडवांस यंग वन, एक लार्वा जिसके अंदर ज्यादा एडवांस करेक्टर है, वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बना रहा है? एक ऐसा एडल्ट जिसके पास कम एडवांस करेक्टर है। ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें एडवांस फॉर्म ऑफ लार्वा प्रीमेटिव एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रो का मतलब होता है बैक इन टाइम। आपने रेट्रो गाने वगैरह सुने होंगे। जो इनका लार्वल फॉर्म होता है, उसके पास नोटोकोड होता है, पर कौन से रीजन में होता है? टेल रीजन में, याद रखेंगे। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, डोर्सल होलो नर्व कोड होगा, पोस्ट एनल टेल होगा। एडल्ट के पास नोटोकोड नहीं होता है, लार्वा के पास नोटोकोड है, एडल्ट के पास नोटोकोड नहीं है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। सेकंड आप याद रखेंगे, उनके पास जो भी नर्व कोड था वो कहाँ में ट्रांसफॉर्म हो गया बच्चों? वो गैंग्लियन में ट्रांसफर हो गया। तो नर्व कोड भी नहीं होता है। एडल्ट के पास कोई भी पोस्ट एनल टेल नहीं होगा। अकेला करेक्टर, कोडेट वाला अकेला करेक्टर जो उनके एडल्ट्स के पास होता है वो होता है फेरेंजियल गिल स्लिट।
तो पहला करेक्टर आप याद रखेंगे, दूसरा करेक्टर याद रखेंगे कि जितने भी एनिमल होते हैं कैसा मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, दे शोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर इनके अंदर और करेक्टर की मैं बात करूं बच्चे, तीसरा मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, तो एक और करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बॉडी। इज दैट विजिबल इन कैमरा? जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट कैमरा। इज कवर्ड by a cellulose like like polysaccharide covering, cellulose like polysaccharide covering। इसी को बोलते हैं टेस्ट, इसी को बोलते हैं टेस्ट। और इसी इसलिए इनका दूसरा नाम होता है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, इनका इनका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है एक सेलुलोज लाइक पॉलीसैकेराइड कवरिंग से, और सेलुलोज लाइक पॉलीसैकेराइड कवरिंग की वजह से इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमल, नोटोकोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप और याद रखेंगे, इन एनिमल के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, इन एनिमल के अंदर। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट याद रखेंगे, दैट इज एक्सोस्केलेटन। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी थम्स अप, पहले मैं देख ही लेता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को ही पढ़ाए जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज, यस। विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, साउंड में कोई प्रॉब्लम हो? ओके, दैट इज गुड टू हियर। इनके पास एक्सोस्केलेटन, इनके पास हेड या फिर पेयर्ड अपेंडेजेस, ये जो टर्म्स है ये पहले पढ़ चुके हैं बच्चे हम ना। इनके पास स्केलेटन होता है एंड एक्सोस्केलेटन, ना इनके पास हेड होता है, अपेंडेजेस ये सब इनके पास एब्सेंट होते हैं, ये सब इनके पास एब्सेंट होते हैं। ठीक है। देन और अगर बात करें, सर आपने ये तो बता दिया कि इनका जो हैबिटेट होता है वो मैराइन होता है। ये चलने में कैसे होते हैं? दे आर सिडेंट्री बाय देयर नेचर, दे आर सिडेंट्री बाय नेचर। और सिडेंट्री कैसे एनिमल होते हैं? दे आर यूजुअली फिक्स्ड, दे आर यूजुअली फिक्स्ड टू सबस्ट्रेट। तो मैराइन होते हैं, सिडेंट्री होते हैं, कम। ओके, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोडेट के अंदर जनरली कोडेट जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन दीज एनिमल। इन एनिमल्स के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। कोडेट जनरली उनके पास सिलोम होती है, और यू सिलोमेट बताया था, इनके पास सिलोम नहीं होती है। द ओनली कोडेट विच इज विदाउट सिलोम, दैट इज सिलोम इज एब्सेंट। द ओनली कोडेट विच इज विदाउट सिलोम इज यूरोकोडेटा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है, सिलोम नहीं होती है। जो इनकी बॉडी कैविटी होती है, सर ठीक है, सिलोम का डेफिनेशन तो आपने बताया हुआ है, इट इज ए मेसोडर्मली ड्राइव्ड बॉडी कैविटी। तो क्या इनके पास बॉडी कैविटी ही नहीं होती है? बॉडी कैविटी तो है, पर वो बॉडी कैविटी कैसी होती है? इनकी जो बॉडी कैविटी है, द बॉडी कैविटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। और ऐसी बॉडी कैविटी को बेटा बोलते हैं एट्रियम, कॉल्ड एज एट्रियम। आगे कभी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी या एनिमल बायोलॉजी के अंदर जब भी एट्रियम वर्ड पढ़ेंगे तो समझ जाना कि वो बॉडी कैविटी के बारे में बता रहा है। जब भी कहीं एट्रियम वर्ड पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे वो किस चीज के बारे में बता रहा है, बॉडी कैविटी के बारे में। ठीक है बेटा।
तो हम बॉडी कैविटी का जो पोर है उसको एट्रियल पोर भी पढ़ेंगे आगे, उनकी बॉडी कैविटी का जो पोर है उसको हम एट्रियल पोर भी पढ़ेंगे। तो एक्सोस्केलेटन नहीं होता, हेड नहीं होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं, बॉडी एनिमल मेनली सेडेंटरी होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता यूरोकोर्डेटा के पास, सिलोम एब्सेंट होती है। तो बॉडी कैविटी कहाँ से ड्राइव इनकी, एक्टोडर्म से, सिलोम मेसोडर्म से ड्राइव है, याद रखेंगे। उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं एट्रियम। देन बाय मोड ऑफ फीडिंग में, मोड ऑफ फीडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाय मोड ऑफ फीडिंग दीज एनिमल्स आर फिल्टर फीडर। मोड ऑफ फीडिंग दीज एनिमल्स आर सिलेरी फीडर, सिलेरी फीडर्स, या फिर हम इनको बोलते हैं बेटा फिल्टर फीडर और फिल्टर फीडर्स। पहले भी कुछ एनिमल हमने पढ़े हैं फिल्टर फीडर्स इन अवर नॉन कोर्डेटा फाइलम, इनके बारे में भी याद रखना कि खूब सारे सीलिया होते हैं एलिमेंट्री कैनाल पर, उसकी वजह से वो फिल्टर फीडर फिल्टर करके खाना खा लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ना इनके एलिमेंट्री कैनाल बना रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ओपनिंग होगा बेटा, दिस लेट्स से दिस इज माउथ हियर, माउथ के बाद ये माउथ हो गया, फिर ये कौन सा पार्ट आ गया, लेट्स से ये कौन सा पार्ट है, बक्कल कैविटी, दैट पार्ट इज बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लेट्स से दिस पार्ट इज फेरिंग्स। कुछ ऐसा ही तो होता है एलिमेंट्री कैनाल का पैसेज, पर माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फिर इसोफेगस वगैरह, ये स्टमक वगैरह आना चाहिए। अब इनका जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, लेट्स से दिस इज द डोर्सल पार्ट ऑफ फेरिंग्स और दिस इज वेंट्रल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ फेरिंग्स पर एक बहुत स्पेशल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। ऑन द वेंट्रल पार्ट ऑफ फेरिंग्स देयर इज अ वेरी स्पेशल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट, और ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल का काम करता है। जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इट यूज टू, मैंने उल्टा एरो बना दिया, इट यूज टू एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द फूड। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इट यूज टू एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द फूड। कई बार इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का नाम आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ, अ सिलेरी सिलेरी glandular structure, a slary glandular structure, glandular slit is present, a slary glandular slit is present at the ventral surface, at the ventral surface of which part, of pharynx। अब इस सिलेरी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा एंडोस्टाइल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है एंडोस्टाइल। सो एंडोस्टाइल क्या है, एक सिलेरी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्टाइल, इट एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम मैराइन वाटर। एंडोस्टाइल का काम होता है, इट एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम मैरीन वाटर। ये मैरीन वाटर के अंदर तो ये रह ही रहे हैं। अब ये सब मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, एक साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोकोडेटा के अंदर ह्यूमन के जैसा कौन सा ऑर्गन होता है, एक ऐसा ऑर्गन जो बाय स्ट्रक्चर ह्यूमन ऑर्गन के जैसा है। आपने एक वर्ड पढ़ा था होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जो जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है पर फंक्शन अलग होता है। तो आप अभी याद रख लेंगे, जो एंडोस्टाइल होता है, एंडोस्टाइल इज होमोलॉग टू होमोलोगस टू ह्यूमन थायराइड। जो ह्यूमन का थायराइड ग्लैंड होता है, ह्यूमन का जो थायराइड ग्लैंड है उसके होमोलोगस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यूरोकोडेटा में, एंड नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज एंडोस्टाइल। तो ऑन ए क्विक रिवीजन क्या बताया आपको, इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो कैसा है बेटा, सिलेरी फीडर होते हैं या फिल्टर फीडर होते हैं। इनका जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के वेंट्रल साइड पर छोटे छोटे ग्लैंडुलर स्लिट आ जाते हैं, छोटे छोटे ग्लैंडुलर पोर आ जाते हैं, जो गिल स्लिट नहीं, ग्लैंडुलर स्लिट आ जाते हैं, जिनका काम होता है मैराइन वाटर से आयोडीन को एब्जॉर्ब करना। इन ग्लैंडुलर स्लिट को ही बोलते हैं आप एंडोस्टाइल। वो एंडोस्टाइल किसके होमोलोगस होते हैं, एंडोस्टाइल इज होमोलॉग टू
ह्यूमन थायराइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और फेरिंग्स के बारे में बता देता हूँ। इनका जो इनका फेरिंग्स है उसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। लेट्स से अभी मैं फेरिंग्स ऐसे करके बना देता हूँ। अब मैं इस पर ग्लैंडुलर स्लिट नहीं दिखाऊंगा। इनका जो फेरिंग्स होता है बेटा, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं। फेरिंग्स के पास छोटे छोटे पोर्स हैं और इन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं स्टिग्मेटा। इन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं बेटा स्टिग्मेटा। तो अगला स्टेटमेंट, इनका जो फेरिंग्स है वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे पोर हैं और ये जो अपर्चर्स हैं, इन अपर्चर्स को बोलते हैं स्टिग्मेटा। और स्टिग्मेटा कहाँ से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लार्वल गिल स्लिट। आपको अभी बताया था कि इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ कि लार्वा के पास एडवांस कैरेक्टर होते हैं, एडल्ट के पास एडवांस कैरेक्टर नहीं है। अब लार्वा के पास गिल स्लिट थे और गिल स्लिट आगे एग्जैक्टली किस चीज में बन जाते हैं? गिल स्लिट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं स्टिग्मेटा। तो आप ये भी याद रखना, एडल्ट के पास जो स्टिग्मेटा है वो उसके लार्वा के गिल स्लिट से बने। और जो स्टिग्मेटा ये ओपन कहाँ होते हैं? बाहर। दे ओपन इनटू ए कैविटी। और इस कैविटी का नाम क्या बताया मैंने? दिस कैविटी इज नोन एज एट्रियम। तो जितने भी स्टिग्मेटा है वो बाहर ओपन होते हैं इनटू ए कैविटी, एंड दैट कैविटी जो है वो ब्लड दोनों तरफ पंप कर सकता है। हार्ट ब्लड कुड बी pumped in both ways and blood would be coming from both ways. हार्ट के जो पल्सटाइल एक्शन है, एक तरफ पेरिस्टालसिस होगा तो ब्लड अंदर आएगा और दूसरी बार जब पेरिस्टालसिस होगा तो ब्लड बाहर जाएगा। ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर अल्टरनेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड होता है, वो सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ यूरोकोडेट में मिलता है। आई रिपीट, यूरोकोडेट के अंदर जो हार्ट सर्कुलेशन है, हार्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। इनका पेरिस्टालसिस आपने पढ़ा होगा इन यूर बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव कॉन्ट्रैक्शन में कि भाई आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। अब हार्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो कर रहा है और हार्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करके अल्टरनेटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लो ब्लड करता है। फॉरवर्ड फ्लो ब्लड करेगा तो हार्ट जाएगा ओपन कैविटी में, और बैकवर्ड फ्लो ब्लड होगा तो बैकवर्ड कहाँ आएगा? वापस हार्ट के अंदर। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो circulation of blood. I can mention they are the only one, their heart shows alternate। एक तो याद रखना उनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। हमारा हार्ट कैसा है बच्चों? हमारा हार्ट मायोजेनिक है। ऐसे नोड जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इनका हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक है। और न्यूरोजेनिक हार्ट के साथ साथ कैसा शो करता है? इट शोज alternate forward and backward flow of blood, backward flow of blood, राइट। वापिस आ जाओ इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पर। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है? दैट इज ओपन टाइप। इनका जो हार्ट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वेंट्रल साइड। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर? सिंगल चैम्बर। पूरे एनिमल किंगडम में अकेला हार्ट जिसमें अल्टरनेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड होता है वो किन के पास होता है? यूरोकोडेट के पास। ठीक है बेटा। ब्लड होगा, ब्लड के अंदर सेल भी होंगी, आरबीसी तो नहीं होंगी अभी। आरबीसी तो आपको बताया कि आरबीसी कहाँ प्रेजेंट होती है? आरबीसी आर प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली वर्टिब्रेट्स। तो इनके ब्लड के अंदर कुछ इरेगुलर सेल होती है जिनको बोलते हैं इरेगुलर ल्यूकोसाइट। इरेगुलर ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट। और इन इरेगुलर ल्यूकोसाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा अमीबोसाइट। दीज इरेगुलर ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज अमीबोसाइट। अमीबोसाइट क्यों नाम रखा है? क्योंकि इरेगुलर इन शेप है। ठीक है। अब और याद रखना इनके पास एक स्पेशल सेल होती है जिनको बोलते हैं वेनेडोसाइट। एक स्पेशल सेल इनके पास होती है जिनका नाम होता है वेनोडोसाइट। वेनोडोसाइट इज अ काइंड ऑफ ब्लड कार्पसल। सर इनको वेनोडोसाइट क्यों कहते हैं?
कि वेनेडोसाइट के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं वेनेडियम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम? यू विल फाइंड इट इज 23। जो वेनेडोसाइट होती है, दे आर ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर्ड ब्लड कार्पसल। दीज आर ग्रीन कलर्ड ब्लड कार्पसल्स। और ये जो वेनेडोसाइट्स हैं, दीज वेनेडोसाइट्स दे स्टोर एलिमेंट विच वी कॉल वेनेडियम, जो है वो सी वाटर से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट कर देती है। और इस वेनेडियम की होने की वजह से यूरोकोर्डेटा का ब्लड कैसा होता है? आंसर इज ग्रीन। ड्यू टू दैट दे ग्रीन कलर्ड ब्लड कार्पसल, दे extract vanadium, they extract vanadium from seawater. They extract vanadium from seawater. And due to this vanadium, जो यूरोकोडेट होता है उनका कलर कैसा है? यूरोकोडेट्स हैव ग्रीन कलर ब्लड, have green color blood. And why the blood color is green? Due to the presence of वेनेडोसाइट, ड्यू टू वेनेडोसाइट। और वेनेडोसाइट में क्या होता है? अब बच्चों ये याद रख लेना, ये जो वेनेडियम होता है ये एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह भी काम करता है। दिस वेनेडियम आल्सो एक्ट एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, हार्ट वेंट्रल, सिंगल चैम्बर्ड, टू एंड फ्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, न्यूरोजेनिक होता है, मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। एक बार कोई रिवीजन करा दूंगा मैं लेक्चर का, डोंट वरी। दे आर मोस्टली बाइसेक्सुअल, दे आर हर्माफ्रोडाइट, उनके जो गोनेड्स होते हैं वो ओवोटेस्टिस होते हैं, प्रोटोगाइनस होते हैं, फीमेल गोनेड पहले डेवलप हो जाते हैं मेल से, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, एक्सटर्नल होता है, और फ्री स्विमिंग लार्वा आता है जिसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा। मैंने यहाँ पर यह भी बताया आपको कि बच्चों इनके जो एडल्ट है वो सेडेंट्री होते हैं और इनका जो लार्वा है वो फ्रीली स्विमिंग है। अभी हम इनके एडल्ट्स को पढ़ने वाले हैं। मैं दो एडल्ट के बारे में आपको बताऊंगा, हर्डमानिया का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और उसके कुछ कैरेक्टर्स आपको बताऊंगा अभी, और एस्सीडिया का भी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। तो आपको पता चलेगा कि सर क्यों कह रहे थे कि इनके जो एडल्ट है वो सेडेंट्री है। लार्वा जितने भी है एनिमल, जितने भी यूरोकोडेटा है, सबके लार्वा ही फ्रीली स्विमिंग होते हैं और सभी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेडपोल लार्वा। तो अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग लार्वा वाला वर्ड यूज नहीं करना है। अब पहले अगर हर्डमेनिया को बनाना शुरू करें, हर्डमेनिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एस्सीडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लेट मी स्टार्ट अबाउट हर्डमेनिया नाउ। आपको अभी क्विक रिवीजन करा दूंगा मैं पूरे एक्टर्स का, लाइक 15 मिनट के बाद, और एज भी विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है वो भी वहां पे क्लियर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद हर्डमेनिया हियर, राइट। अब बच्चे जो हर्डमेनिया होता है इसके कॉमन नेम होते हैं, इसको बोलते हैं सी पोटैटो। एक नाम होता है हर्डमेनिया का सी पोटैटो, क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो पोटैटो शेप होता है, पर्स के जैसा होता है। और दूसरा नाम होता है हर्डमेनिया का सी स्क्विड। क्यों इसको सी पोटैटो कहते हैं और क्यों सी स्क्विड कहते हैं, दोनों के बारे में हम डिस्कस करें। हार्डमेनिया के बारे में बात शुरू करें। हार्डमेनिया जो है वो सीडेंट्री नेचर है, इट इज सीडेंट्री। इसका जो फीडिंग होता है वो फिल्टर फीडिंग होता है, फिल्टर फीडर, सीडेंट्री फिल्टर फीडर। बॉडी के ऊपर ट्यूनिक का एक टेस्ट होगा, इसलिए हम ट्यूनिकेट कह देते हैं। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज हार्डमेनिया? इट्स ए सीडेंट्री फिल्टर फीडर ट्यूनिकेट। अब जनरली ये ग्रीगेरियस होते हैं, जनरली दे आर फाउंड अलोन। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं हार्डमेनिया का, लेट्स से हार्डमेनिया का बेटा जो शेप होता है बॉडी का, that is somewhat like potato, that is somewhat like a potato। और इसका जो बॉडी होता है वो थोड़ा पर्स के जैसा होता है, let's say that's like a lady's purse। इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है बेटा एक फुट। लेट्स से here on the ventral side is present a foot। और ये
उस फुट की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पर अटैच हो जाता है, तो ये मूव नहीं करता है। लेट मी शो यू, दिस पार्ट इज फुट हियर। अब मैं आपको बता था टेस्ट के बारे में। तो लेट से जो ये बाहर वाला पार्ट में ब्लैक में शेड कर दूं, अगर जो बाहर वाला पार्ट ब्लैक में शेडेड है, यहाँ पे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी के, एंड दिस होल प्रोटेक्टिव कवरिंग इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज लाइक मटेरियल, और ये सेलुलोज लाइक मटेरियल इसी को बोलते हैं टेस्ट। तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में इनका बॉडी एक्चुअली कंटेंट है। इन दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर देयर बॉडी इज कंटेंट, so the test would be present all over like this। तो जो ब्लैक वाला पूरा पार्ट दिख रहा है बाहर, ये पूरा का पूरा टेस्ट है, और बीच में जो एरिया आ रहा है ये उनका बॉडी है। ठीक है बेटा, जो लेंथ होती है एनिमल की वो अबाउट 6 टू, मैं मेंशन ही कर ही देता हूँ यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 6 टू 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसकी जो विड्थ होती है दैट इज समवेयर अबाउट 4 टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसका जो कलर होता है दैट इज ब्राउनिश, देखने में ब्राउनिश इन कलर। और ब्राउनिश कलर क्यों आता है? दैट ब्राउनिश कलर कम्स ड्यू टू टेस्ट, और टेस्ट इस फुट की वजह से एनिमल पार्शियली बुरी हो जाता है सैंड के अंदर। विद द हेल्प ऑफ दैट फुट इट इज पार्शियली बुरीड इन सैंड, तो ये ज्यादा मूव वगैरह नहीं करता है। अब शुरू करते हैं इसके पार्ट से। इस एनिमल के बॉडी में, जो एनिमल का बॉडी पर्स लाइक या पोटैटो लाइक लग रहा है, दो प्रोजेक्शंस होते हैं। एनिमल की बॉडी में दो प्रोजेक्शंस होते हैं। एक वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे बेटा, साइफोन, और साइफोन को बोलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं साइफोन। तो इसके बॉडी के अंदर दो प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन नंबर 1 ये और प्रोजेक्शन नंबर 2 ये। ये जो ये प्रोजेक्शन होता है बेटा, इसके बीच में एक एपरेचर है, और इस एपरेचर को बोलते हैं ब्रेकियल एपरेचर। इस एपरेचर को बोलते हैं ब्रेकियल एपरेचर। तो पहला प्रोजेक्शन, बीच में एपरेचर, मैं आगे बताऊंगा ये माउथ एक्चुअली। और दूसरा प्रोजेक्शन ये, इसके अंदर जो एपरेचर होता है इसको बोलते हैं बेटा एट्रियल एपरेचर। एट्रिया अभी कहाँ का नाम बताया आपको मैंने, कैविटी का। तो इनका जो बॉडी कैविटी शायद वो यहाँ पर ओपन होता है, शायद नहीं, एग्जैक्टली वो यहाँ पर ओपन होता है, इसलिए इस एपरेचर को बोलते हैं एट्रियल एपरेचर, और इस एपरेचर को बोलते हैं ब्रेकियल एपरेचर। तो बॉडी प्रॉपर में दो प्रोजेक्शन होते हैं, एक ब्रेकियल एपरेचर और एक एट्रियल एपरेचर। जो ब्रेकियल एपरेचर है इससे पानी अंदर आने वाला है, और जो एट्रियल एपरेचर है इससे पानी बाहर जाने वाला है। तो यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको क्या बोलेंगे? इट इज इन करंट साइफोन, इट इज इन करंट साइफोन। और जो यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको क्या बोलेंगे? इट इज एक्स करंट साइफोन। तो जो एट्रियल एपरेचर होता है उसके पास होता है बच्चे एक्स करंट साइफोन, एक्स करंट साइफोन। और जो ब्रेकियल एपरेचर है उसके पास होता है बच्चे इन करंट साइफोन। समझ में आ गया कि भाई वाटर कैसे बॉडी के अंदर अंदर आ रहा है? बॉडी के अंदर आएगा, ये माउथ है, तो जो ब्रेकियल एपरेचर से वाटर इनसाइड होता है, इट इज फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड दैट इज मेंट फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर। तो पूछ लेता है कि भाई एट्रियल साइफोन कहे का काम करता है? ये एनएस, या मैं अगर क्लोका वर्ड यूज कर दूं तो ज्यादा बेटर है। एट्रियल एपरेचर के लिए अगर मैं क्लोका वर्ड यूज करूं तो ज्यादा बेटर है। इट एक्ट्स लाइक ए क्लोका, आपको क्लोका पढ़ा दिया है मैंने। और जो ब्रेकियल एपरेचर है वो किस तरह काम करेगा? इट एक्ट लाइक अ माउथ। तो जो पोटैटो शेप बॉडी है उसके अंदर उसकी जो कवरिंग है डेट इज बाई अ टेस्ट ऑफ सेलुलोज। दो प्रोजेक्शंस होते हैं, एक ब्रेकियल एपरेचर जो माउथ का काम कर रहा है, उसके बाद इनकरेंट साइफोन हो जाएगा, और दूसरा एट्रियल एपरेचर जो क्लोका का काम कर रहा है, और उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एक्सकरेंट साइफोन। दोनों एपरेचर, चाहे वो इनका माउथ हो या चाहे इनका वो क्लोका हो, दोनों एपरेचर के पास 4 लिप्स होते हैं। दोनों एपरेचर के पास बेटा 4 लिप्स होते हैं। दे वुड बी शोन समथिंग लाइक दिस। बोथ द एपरेचर हैव अ टोटल ऑफ 4 लिप्स। मैं कोई डार्क कलर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एपरेचर के चारों तरफ, इन्हीं को बोलते हैं लिप्स। तो माउथ के साथ साथ क्लोकल लिप्स भी होते हैं इनके पास। तो हाउ मेनी क्लोकल लिप्स दे हैव? आंसर वुड बी 4।
हाउ मेनी लिप्स आर सराउंडिंग माउथ, आंसर वुड बी 4। तो जो ये दोनों एपरेचर हैं ये सराउंड होते हैं बाई 4 लोब्स, और इन 4 लोब्स को बेटा बोलते हैं लिप्स। ठीक है, अब पानी अंदर आएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेकियल एपरेचर, और पानी बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एट्रियल एपरेचर। फिल्टर फीडर होते हैं, पोटैटो के जैसा बॉडी है, आई गेस ये क्विक रिवीजन के बाद समझ में आ जाएगा। पोटैटो के जैसा बॉडी, लेदरी सेलुलोज लाइक कवरिंग होती है, ट्यूनिक, दो प्रोजेक्शन, ब्रेकियल एपरेचर, एक्टिंग एज माउथ, मेंट फॉर द एंट्री ऑफ वाटर, हैविंग इनकरेंट साइफोन विद 4 लिप्स, एक्सकरेंट साइफोन, एट्रियल एपरेचर, मेंट फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर, हैविंग 4 लिप्स एज वेल। अब जो हर्डमेनिया होता है वो फिल्टर फीडर होता है। हर्डमेनिया जो होगा बच्चे वो फिल्टर फीडर होगा। तो यहाँ पे खूब सारे सीलिया होंगे, उनसे वो खाने को फिल्टर करता रहेगा और फीड करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक होगा वो यहाँ पे एक लेट से सैक लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं, इसको हम ब्रेंकियल सैक कह देते हैं, इसको हम ब्रेंकियल सैक कह देते हैं। तो वाटर एंट्री करेगा कहाँ पे आएगा, ब्रेंकियल सैक, और ब्रेंकियल सैक से उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका बनाऊं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब सवाल पूछा जाता है कि जो करंट ऑफ वाटर है वो कैसे मेंटेन होता है। करंट ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बाय द सीलिया प्रेजेंट इन द गिल स्लिट एंड ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल। जो वाटर करंट है वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। गैसेस एक्सचेंज में भी कौन हेल्प करेगा, वाटर करंट। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको सी पोटैटो क्यों कहते हैं, क्योंकि शक्ल पोटैटो की जैसी है। अब फिर आता है सी स्क्विड क्यों कहते हैं। जब भी आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, whenever the animal is disturbed, ये दोनों एपरेचर से पानी बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। इट्स लाइक आपके पास ये पोटैटो के जैसा बैलून है, पर्स की शेप के जैसा बैलून है, और जब भी आप उसको डिस्टर्ब करेंगे उसके अंदर जो दो पोरे उससे पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो whenever disturbed, Hardmenia emit a jet of water. Let me mention here, whenever disturbed, Hardmania emit a jet of water. ठीक है, और इसलिए इसका नाम क्या, कौन से एपरेचर से, बाई बोथ एपरेचर, बाई बोथ एपरेचर्स। एंड फॉर दैट रीजन व्हाट वी कॉल दैट सी स्क्विड। सवाल पूछा जाएगा हर्डमेनिया को सी स्क्विड क्यों कहते हैं, तो आप बोल देंगे कि जब भी इसको डिस्टर्ब करता है तो अपने दोनों एपरेचर से पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है। एनिमल हर्माफ्रोडाइट होता है, इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इसका जो लार्वा है वो टेडपोल के जैसा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बन जाता है। इसका जो हार्ट होता है, एक को याद रख लेना है, यूरोकोर्डेटा के पास हार्ट में वॉल्व भी नहीं होती। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डू नॉट हैव वॉल्व इन देयर हार्ट। जहाँ पे हमने हार्ट पढ़ा था, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, इनका जो हार्ट होता है वो सिंगल चैम्बर्ड होता है और ये वॉल्व्सलेस होता है, इट डज नॉट हैव वॉल्व्स। तो हर्डमेनिया बच्चों का क्लियर हो गया, तो मैं एसएडीए शुरू करता हूँ। प्लीज गिव मी ए थम्स अप या फिर मैसेज करके बताइए व्हाट्सएप पे कि हर्डमेनिया के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्लियर हुए या नहीं हुए। यस, आर यू क्लियर अबाउट द फीचर्स ऑफ हर्डमेनिया? आर वी क्लियर अबाउट द फीचर्स ऑफ हर्डमेनिया? प्लीज से यस और नो। अच्छा, आपका तो माइक ही बंद है। प्लीज गिव मी थम्स अप। Shalija is always giving a high five. I'm waiting for a thumbs up. It's high five. Okay, yeah, that's great, that's great. एक और एग्जाम्पल इनका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इस एग्जाम्पल का फोटो अपनी एनसीईआरटी में है एक्चुअली, तो हम एससीडिया को भी पढ़ लेते हैं। एससीडिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसका फोटो अपने एनसीईआरटी में है। तो पहले तो हमें इसको देख के पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद कुछ करेक्टर्स। एससीडिया जो होता है, somebody have texted, no this is not your group। एससीडिया जो होता है बेटा वो सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब होता है वो एनिमल जो अकेले रहते हैं। एससीडिया सिडेंटरी होता है, लाइक हर्डमेनिया एज वेल। और एससीडिया कॉमनली टेम्परेट रीजन में मिलता है। इट्स ए सॉलिटरी सिडेंटरी ट्यूनिकेट ऑफ विच सी, ऑफ टेम्परेट सी। इट्स
solitary and sedentary tunicate of temperate sea. ठीक है, अगर मैं इसका बॉडी बनाऊं, इसका बॉडी जो है रिंकल सिलेंड्रिकल सैक जैसा होता है। अगर मैं बॉडी बना के दिखाऊं आपको एसिडिया का जो बॉडी होगा उसके ऊपर रिंकल्स होंगे, उसके ऊपर उसकी जो ओवरऑल शेप होती है डेट इज लाइक ए सिलेंडर। उसके पास भी दो एपर्चर होंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट वुड बी समथिंग लाइक, सर कैन यू, okay, can you repeat why excretory organ are known as supranuclear gland? देखो बच्चे, सुपरा जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं अगर कोई लोकेशन अबाव होती है, अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर अबाव समथिंग है तो हम उसको बोलते हैं सुपरा। इनके लार्वा के अंदर मैं कुछ यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, व्हाई द नेम सुप्रान्यूरल ग्लैंड। लेट मी ओपन द चैट इफ पॉसिबल। जस्ट बच्चों अब ट्राई करना, आर यू एबल टू टाइप मैसेज? ओके, पर प्लीज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बार बार टाइप करके, राइट? Yeah, I will repeat Herdmania, don't worry. Don't worry, I will repeat Herdmania. Okay, let me focus on the lecture. First concept, why excretory organ are also known as suprarenal gland, supranuclear gland. Let's say इनके पास अगर मैं एनिमल बनाऊं, दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ लार्वा एंड दैट इज डोर्सल साइड, और डोर्सल साइड पर क्या होता है बेटा? नर्व कोड, जो पढ़ चुके हैं। अब नर्व कोड के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर excretory इन नेचर। तो इन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुप्रान्यूरल ग्लैंड। आई गेस अब आवाज आ रही होगी, राइट? हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। यस यस, जी जी आ गई, मुझे भी आपकी आवाज आ गई सबकी। बस करो भाई। द कंसेप्ट व्हाई एक्सपीड, बच्चे अब शायद आ गई है, दैट स्टूडेंट व्हिच इज टेक्स्टिंग ऑन व्हाट्सएप, अब शायद आवाज आ गई है। ओके, लेट मी कम बैक हियर, अटेंशन प्लीज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर सुप्रान्यूरल ग्लैंड, दे बोले ना अटेंशन प्लीज, बिकॉज जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट सुपरफिशियल टू द सो कॉल्ड नर्व कोड। आगे चल के जो गैंग्लियन बन जाएंगे, आगे चल के क्या बन जाएंगे? एग्रीगेशन हो जाएगा इसका। सो
सो कॉल्ड नर्व गैंग्लियन है उसके सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं, इसके सुप्रा न्यूरल ग्लैंड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ना, किसी बच्चे ने बोला अभी टेक्स्ट करके कि हर्डमेनिया भी एक बार रिवाइज करा दो। हर्डमेनिया को कॉमनली बोलते हैं सी पोटैटो या सी स्क्विड। हर्डमेनिया का जो बॉडी होता है वो एक बैग के जैसा होता है, एक बस के जैसा होता है, पोटैटो के जैसा होता है। हर्डमेनिया की बॉडी में प्रोजेक्शंस होते हैं, एक प्रोजेक्शन को बोलते हैं ब्रैकियल प्रोजेक्शन, दूसरे प्रोजेक्शन को बोलेंगे एट्रियल प्रोजेक्शन। इन प्रोजेक्शन में जो एपरेचर होते हैं, जो ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्रैकियल एपरेचर एंड एट्रियल एपरेचर। उनके बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे साइफोन। तो ये हो गया ब्रेकियल साइफोन जिसको हम इनकरंट साइफोन कह रहे हैं क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है। ये हो गया एट्रियल साइफोन, एक्सटर्नल साइफोन कह रहे हैं क्योंकि वाटर एग्जिट कर रहा है। दोनों एपेचर्स पे चारों तरफ 4 लोब होते हैं, इस पे 4 लिप्स वर्ड यूज कर लेते हैं। जब भी ये डिस्टर्ब होता है तो ये दोनों एपेचर से पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सी स्क्विड। एसिडिया बना रहा था मैं तो, कम बैक ऑन एसिडिया। तो एसिडिया का जो है ये जो बॉडी होता है, मैंने लेट से सो कॉल्ड फिट वाले स्ट्रक्चर हो गए, और जो ये फुट वाले स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर एम्बेडेड होंगे, ये एक सैंड के अंदर एम्बेडेड होंगे। तो लेट से दिस इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिया। ये जो ये एपर्चर है बेटा, ये एपर्चर होता है जो साइड वाला एपर्चर है, कॉल्ड इट एट्रियल एपर्चर। ऑन द साइड इज प्रेजेंट एट्रियल एपर्चर और ऑन द टॉप इज प्रेजेंट ब्रैंकियल एपर्चर। तो कई बार इन एपर्चर की लोकेशन वगैरह भी पूछने में आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका डायग्राम अपनी किताब में है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दे लें। दिस इज ब्रैंकियल एपर्चर ऑन द टॉप और दिस इज एट्रियल एपर्चर। तो जो एसिडिया होता है बेटा, एसिडिया इज ए सॉलिटरी सेडेंटरी ट्यूनिकेट। इसका जो बॉडी होता है वो विंकल सिलेंड्रिकल सैक जैसा होता है। ये अटैच होता है टू द सरफेस ऑफ ए रॉक बाय मीन ऑफ ए ब्रॉड फुट। इसका फुट काफी ब्रॉड होता है और उसी की हेल्प से ये अटैच होगा। साथ में इसका जो टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज हैविंग ए थिक टेस्ट all over the body. It is having a thick test all over the body like this. तो जितने भी पढ़ेंगे सबके पास टेस्ट तो होगा। देखो बेटा जो है आपका हर किसी यूरोकोडेट के पास ये टेस्ट लाइक स्ट्रक्चर तो होगी ही होगी। अब याद रखेंगे इसका जो ब्रैकियल साइफोन होता है वो टर्मिनली लोकेटेड होता है और जो एट्रियल साइफोन होता है वो लेटरली लोकेटेड होता है। तो ब्रैकियल एपर्चर इज टर्मिनल एंड एट्रियल एपर्चर इज लेटरल। इसके साइफोन्स यूजुअली शॉर्ट होते हैं। साइफोन्स आर शॉर्टर देन हर्डमेनी। इसके जो साइफोन्स होते हैं बेटा, ये तो पढ़ा दो तो फिर मैं क्विक रिवीजन भी कर लूंगा। प्लीज टेक क्विक रिवीजन बिकॉज आई मिस मैनी पॉइंट ड्यू टू बैड नेटवर्क। डोंट वरी बच्चे, मैं डोंट वरी नैन्सी, हम लोग ना क्विक रिवीजन करेंगे, बस ये कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। साइफोन शॉर्टर होते हैं। इसका जो फेरिंग्स है दैट इज मोर स्पेशियस। इसका जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है इज मोर स्पेशियस देन हर्डमेनिया। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, राइट। तो इसका जो फेरिंग्स है दैट इज क्वाइट शॉर्टर। इसका जो होगा आपके पास फेरिंग्स वो स्पेशियस होगा। जो फेरिंग्स होता है लेट्स से दिस इज द फेरिंग्स, और यहाँ पे ट्रांसवर्स रोज ऑफ फेंजियल गिल स्लिट होंगे। ट्रांसवर्स रोज ऑफ फेंजियल गिल स्लिट मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था। मैंने हेमिकोडेटा में भी बताया कि गिल स्लिट लेटरल होते हैं, मैंने कोडेटा में भी बताया। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पे स्टार लगा देता हूँ। इसका जो इंटेस्टाइन होता है, इसका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें टिफ्लोसोल होता है। और टिफ्लोसोल ना हम पहले भी पढ़ के आए। टिफ्लोसोल टिफ्लोसोल होता है कि बेटा इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस आ जाते हैं। लेट से ये इंटेस्टाइन है, अगर इसके ऊपर कुछ ये वाइड प्रोजेक्शंस आ गए, अगर छोटे छोटे होते तो हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, माइक्रोविलाई। थोड़े और बड़े होते क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, विलाई। विलाई की बड़ी फॉर्म क्या होती है, टिफ्लोसोल। तो इनके प्रोजेक्शंस होते हैं इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं टिफ्लोसोल। और टिफ्लोसोल काहे में हेल्प करता होगा, टिफ्लोसोल हेल्प इन इंक्रीजिंग एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। टिफ्लोसोल एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। इसका जो एट्रियल एपर्चर होता है उसके पास 2 लिप्स होते हैं, इट इज 2 लोब। एट्रियल एपर्चर इज 2 लोब। ब्रैकियल एपर्चर के पास
लोब्स वगैरह नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कोई लिप्स वगैरह नहीं दिखेंगे। इसका जो सो कॉल्ड एनस है, एट्रियल अपर्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? एनएस को रिप्रेजेंट करता है। तो एनएस में कितने लिप्स होंगे? आंसर वुड बी 2 लिप्स। देन इसके बारे में याद रख लेना, हर्माफ्रोडाइट है, और इसका जो लार्वा होता है उसके पास टेल होती है और रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस करता है। हर्माफ्रोडाइट, वैसे तो लीवर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते इसमें, लीवर नॉट प्रेजेंट। इंटेस्टाइन में लूप होता है, इंटेस्टाइन विद लूप, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। विद लूप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। इट इज हर्माफ्रोडाइट। एक तो मेरे पेन बड़ा परेशान कर दिया मुझे, फिर नेटवर्क। इट इज हर्माफ्रोडाइट, और इसका जो लार्वा होता है दैट इज अगेन दैट फ्री स्विमिंग लार्वा, और जो रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बन। तो पहला आपने एग्जांपल पढ़ा बच्चों, दैट वाज हर्डमेनिया। हर्डमेनिया के बारे में दो तीन बातें याद रखने के लिए बताया गया है। दूसरा एग्जांपल जो आपने पढ़ा दैट इज योर एसिडिया। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ और फिर मैं क्विक रिवीजन शुरू कर दूंगा आपका। मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ और उसके बाद आपका क्विक रिवीजन ही शुरू कर दे। एक होता है डोलियोलम। अदर एग्जांपल ऑफ यूरोकोडेटा इज डोलियोलम। So first example is Herdmania, second example is Acidia, third example is Doliolum, फोर्थ एग्जाम्पल याद रखना सियोना। देखो एक क्लाइओना पढ़ा था, जो पढ़ा था आपने प्रोटो पोरीफेरा में, क्लाइओना बोरिंग स्पॉन्ज पोरीफेरा में। सियोना जो होता है वो किस में आता है बेटा? यूरोकोडेटा में। सैल्पा इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूरोकोडेटा। और जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है पायरोसोमा। पायरोसोमा इज माय फेवरेट। सर इसमें क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसमें सोमा आ गया? नहीं, पूरे मेराइन इन्वायरमेंट में जो सबसे हाईएस्ट बायोलुमिनेसेंट एनिमल होता है, बायोलुमिनिसेंट एनिमल होता है, वो फाइलोसोमा होता है। इट इज द मोस्ट बायोलुमिनेसेंट एनिमल ऑफ ऑल द मेराइन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और याद रख लेना। डोलियोलम, एसिडिया के इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल होता है, ये चीज याद रखने वाली है। जो आपके पास फाइलोसोमा है वो सबसे ज्यादा रोशनी करने वाला एनिमल है, ये याद रखने वाला है। उसकी जो लाइट है सबसे वो है। डोलियोलम का जो शेप है वो बैरल शेप होता है। डोलियोलम का जो शेप है वो बैरल शेप होता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल, विच ऑफ द फ्लोइंग यूरोकोडेट इज बैरल शेप? आप आंसर करेंगे डोलियोलम। अब मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ बेटा, 5 मिनट का आपको सबको। तो जो बच्चे बाद में आए उनके जो पॉइंट छूट गए वो भी कवर हो जाएंगे और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम पेज नंबर 1। आपको सबसे पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराया था कि कोऑर्डिनेट्स के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, पिछले ही लेक्चर का पार्ट है। कोऑर्डिनेट्स में प्रोटो कोऑर्डिनेट कौन थे? जिनके पास नोटो कोड होता है पर वर्टिकल कॉलम में वो एडवांस नहीं होते हैं। तो प्रोटो कोऑर्डिनेट दो सब फाइला होते हैं, एक यूरो कोऑर्डिनेटा होता है, एक सिफालो कोऑर्डिनेटा होता है। यूरो कोऑर्डिनेटा की जो टेल होती है वो नोटो कोड में होते हैं, इसलिए इनका नाम यूरो कोऑर्डिनेटा है। जो सब फाइलम हमने शुरू किया आज वो था सब फाइलम यूरो कोऑर्डिनेटा। और इसको यूरो कोऑर्डिनेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो नोटो कोड है वो टेल में होती है। और बताओगे आप किसकी टेल में होती है? ऑफ लार्वा ओनली। एडल्ट के पास नोटो कोड नहीं होती है, दैट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा। ठीक है, इनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो कंप्लीट बॉडी है वो एक टेस्ट, एक कवरिंग से कवर्ड होता है। वो कवरिंग होती है ट्यूनिसिन की बनी। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज लाइक पॉलीसेकेराइड है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से एनिमल के पास लेदरी कवरिंग होती है सेलुलोज के जैसी? आंसर वुड बी यूरोकोडेट। उस लेदरी कवरिंग काहे की बनी होती है? डेट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। देन फिर हमने पढ़ा बेटा जनरल फीचर्स ऑफ यूरोकोडेटा, सारे के सारे मेराइन होते हैं। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब कोई एडवांस यंग मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो एडल्ट प्रीमेटिव है। इनका जो लार्वा होता है उसके पास सारे एडवांस करेक्टर होते हैं कोडेट वाले, पर ये एडल्ट के पास सिर्फ एक एडवांस करेक्टर होता है कोडेट का, वो होता है फेंजिल गिल। अगर प्रीमेटिव या लार्वा एडवांस में कन्वर्ट हो तो उस मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो लार्वल फॉर्म है उसके पास नोटोकोड होती है, वो टेल में है। एंजल गिल स्लिट होते हैं, लेटरल होते हैं, और ये वो करेक्टर है जो
एडल्ट में भी रहेगा। डोर्सल होलो नर्व कोड है जो एडल्ट में जाके गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाती है। पोस्ट एनल टेल होती है जो डीजनरेट हो जाती है। तो लावा में 4 करेक्टर, एडल्ट में नोटोकोड नहीं होता। जो भी नर्व कोड है इनका, जो भी नर्व कोड है वो, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, जस्ट अ मिनट। दिस इज, व्हाट इज पीजीएस हियर, दिस इज डोर्सल होलो नर्व कोड। फीडर होते हैं, जनरली फिल्टर फीडर करते हैं। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, बेटा ब्लर हो गया होगा फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। व्हाट टू डू नाउ, इट इज ब्लर्ड अगेन और ये क्लियर हो गया है? इज दैट स्टिल ब्लर्ड और क्लियर हो गया? सेंड द पीडीएफ, डोंट वरी, आई विल सेंड, डोंट वरी। मोड ऑफ फीडिंग इज स्लेरी फीडर। देन इनके पास एंडोस्टाइल होता है। एंडोस्टाइल जो है वो एक ग्लैंडुलर स्लिट है जो वेंट्रल सरफेस ऑफ फेरिंक्स पे होता है। एंडोस्टाइल आयोडीन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो होमोलोगस टू होता है ह्यूमन थायराइड के। फिर आपको 2 पॉइंट और बताए यहाँ पर। एडल्ट में जो गिल स्लिट है वो ओपनिंग बना, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा सर को। हाँ बेटे आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी।